वेलकम टू सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मोबीसाला.com। दोस्तों, महासंग्राम एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिसमें हम साइंस के 2500 प्लस एमसीक्यूज को यहां पर कवर करेंगे और वो भी पूरे डिटेल में। यकीन मानिए, अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपसे प्रीलिम्स बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं सताएंगे। तो आज हमारा इस सीरीज का दूसरा दिन है। इसके पहले हमने एक दिन कवर किया हुआ है, जिसको कि आप जरूर देखें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं दूसरे दिन का। आज पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज। तो यहां पर आपको यह जानना होगा कि आखिर वर्टिब्रेट क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट ये क्या होते हैं? अकशेरुकी यानी कि जिसमें कि किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं है, ठीक है। तो अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। क्या ऑक्टोपस है, स्क्विड है, कोरल है, जेलीफिश, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट हैं और सारे एक्वेटिक हैं। ये बात आपको बिल्कुल पता है। लेकिन इन सब में अगर बात करें स्क्विड की, ठीक है, स्क्विड जो है यह सबसे बड़ा अकशेरुकी, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये 12 से 14 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लंबा हो सकता है, और इसी कारण से इसे सबसे बड़ा अकशेरुकी कहा जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये है स्क्विड, जलीय जीव है और इसको लोग सी फूड के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं स्क्विड का। और इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो स्क्विड है ये तो एक अकशेरुकी है। यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी, बोन्स नहीं है, इसलिए ये अकशेरुकी है। और यह सबसे बड़ा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट है जिसका नाम है स्क्विड। और अगर बात करें इसके लंबाई की तो 12 से 14 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, क्लास का नहीं है? देखिए, अगर आप यहाँ पर साइंस के क्लास को किए हुए हैं या फिर पता होगा आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आपने देखा होगा कि अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किया जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम, यानी कि जगत, जो हमारा मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, प्लांटे है, फंजाई है, एनिमेलिया है। यानी कि ये जो किंगडम है उसके बाद जब हम जैसे-जैसे नीचे जाते हैं तो उसका क्या होता है? डिवीजन, क्लासिफिकेशन होते चलता है। तो किंगडम के नीचे फाइलम, ये बात आपको पता होगा, फाइलम यानी कि संघ, और संघ के नीचे भाई साहब क्लास होता है, ठीक है? संघ के नीचे क्लास, यानी कि अगर हम एनिमल किंगडम में, हम लोग क्या है? ह्यूमंस है, एनिमल किंगडम में आते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारा फाइलम और किसी अन्य जीवों का फाइलम या किसी अन्य जो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो भी जीव आते हैं, कॉकरोच वगैरह, वो भी एनिमल किंगडम में है, लेकिन उसका फाइलम अलग है, हमारा फाइलम अलग है। अगर क्लास की बात करें तो क्लास में भी बांटे जाते हैं, अलग-अलग क्लासेस में जानवरों को, ऑर्गेनिज्म को बांटा जाता है। तो इस प्रकार से होता है, आपको ये पूछा जाता है, ये हायरार्की, ये श्रृंखला क्लासिफिकेशन का, जिसमें कि किंगडम, उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद होता है क्लास, और क्लास के बाद होता है ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर के बाद आपका होता है फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और फिर लास्ट में आपका होता है स्पीसीज। तो ये याद रख लीजिएगा, केपीसी, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद आपका जीनस, और लास्ट में स्पीसीज होता है। इतना आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए नीचे दिए गए जो भी जीव हैं उनमें से 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो देखिए, ये जो बरूथी है, बिच्छू है, मकड़ी है, केकड़ा है, सबसे पहले तो ये किस किंगडम में आएंगे? तो सारे के सारे एनिमल किंगडम में आएंगे। एनिमल किंगडम के बाद अगर फाइलम की बात करें, संघ की बात करें, तो ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। आपको ये भी पता होगा आर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंटेड लेग्स वाला, जिसे कि संधिपाद युक्त तो आर्थ्रोपोडा जीव जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ वाला होता है। अब इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के बाद जब क्लास में बांटा जाएगा, और याद रखिएगा, केकड़ा हो, बरूथी हो, बिच्छू हो, मकड़ी हो, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पर जब क्लास में इसे और नीचे चलेंगे और डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहां हम देखते हैं कि ये जो बरूथी, बिच्छू और मकड़ी है भाई साहब, ठीक है, ये बरूथी, बिच्छू और जो मकड़ी है, ये किस क्लास का है, किस वर्ग का है? तो आपको याद रखना है, ये एरेक्निड वर्ग का है, एरेक्निड क्लास का है। इसे आप याद रखिएगा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। बरूथी भी एक प्रकार के कीट फतिंगे जैसा दिखने वाला है, आप इंटरनेट पर इसको देख लीजिएगा। तो बरूथी है, बिच्छू है, मकड़ी है, इन सब का क्लास क्या है? एरेक्निड क्लास का है। तो यहां पर केकड़ा जो है ये किस क्लास में आ जाएगा भाई साहब? ये भी आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, लेकिन वर्ग की बात करें, क्लास की बात करें, तो केकड़ा जो है
यह मेलेकोस्ट्रेका, याद रखिएगा मेलेंकोस्ट्रेका जो है क्लास के अंदर आता है। तो अब आप बता सकते हैं कि 3 जो है ये 3 बेरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये था एराक्निड क्लास का और केकड़ा जो है ये मेलेकोस्ट्रेका क्लास का है। इस कारण से मैंने देखा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इसका क्लास अन्य 3 जीवों के वर्ग का ये नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। जुगनू यानी कि जो फायरफ्लाई होता है वह क्या होता है? एक मोलस्क है, कीट है, कृमि यानी कि जो आपका कृमि होता है, कृमि है, सूत्रकृमि यानी कि जो थ्रेड वर्म होते हैं, थ्रेड वर्म या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कीट होता है, जो कीट वर्ग का, इंसेक्टा वर्ग का होता है, इंसेक्ट। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर ये जानेंगे कि कीटों में 3 जोड़ी पैर पाया जाता है भाई साहब, 3 जोड़ी पैर यानी कि 6 पैर कीटों में पाया जाता है। इसे आप याद रख लीजिएगा, 3 जोड़ी पैर यानी कि 6 पैर पाया जाता है। और ये जो जुगनू है, ये एक प्रकार का कीट है, यह कीट है, आपको याद रखना है। जुगनू क्या है दोस्त? यह कीट है। जुगनू एक इंसेक्ट है और आपको पता होगा जुगनू जो है, ये जुगनू का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो चमकते रहता है। और अगर इसके चमक के बारे में बात करें कि इसका जो ये जुगनू जो चमक करता है ये किस कारण से, किस एंजाइम के कारण, तो याद रख लीजिएगा ल्यूसीफेरस। कौन सा एंजाइम? ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जुगनू का चमक जो है, जुगनू के चमक जो पीछे है वो जिम्मेदार किस एंजाइम के कारण? तो ल्यूसीफेरस एंजाइम, याद रखिएगा। और ये जुगनू एक कीट है, ये भी याद रख लीजिएगा, ल्यूसीफेरस एंजाइम। और ये जो अपना चमक है, किस कारण से जुगनू जो अपना चमक किस कारण से करते हैं? तो एक तो भोजन पकड़ने के लिए, भोजन के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए ये चमकाते रहते हैं, ठीक है। अगला चलिए, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कीट नहीं है। देखिए, खटमल के 6 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, घरेलू मक्खी के 6 पैर होते हैं, मच्छर के पैर कभी गिनिए 6 पैर होते हैं। तो अभी हमने कहा कि कीटों का सबसे बड़ा जो गुण आप देखेंगे कि कीटों के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर हो गए। मेलेकोस्ट्रेका हमने जो मकड़ी के 8 पैर हैं, तो ये बताइए ये कीट है या नहीं? तो याद रखिएगा मकड़ी एक कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सब कीट है। निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? द ब्लड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाइट? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं। तो देखिए, एक जीव है तिलचट्टा, आप लोग जानते होंगे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। अब ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच का ब्लड जो होता है, ठीक है, हम लोगों का ब्लड कैसा होता है? रेड होता है, लेकिन ये कॉकरोच का ब्लड व्हाइट होता है। अब आपको पता होगा कि हमारे ब्लड का कलर रेड इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जब कॉकरोच के ब्लड का कलर व्हाइट है, इसका मतलब कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसके थ्रू जो ऑक्सीजन जाता है, ये कौन करता है? यही हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो बताइए कॉकरोच के अंदर ब्लड के माध्यम से वहां पर कोई भी तरह का सर्कुलेशन नहीं होगा, कोई भी तरह का रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा ही नहीं। तो क्या कॉकरोच का किसी प्रकार का जो यहाँ कॉकरोच सांस कैसे लेते हैं, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? तो याद रखिएगा इसके अंदर ट्यूब्स का एक जाल होता है, ट्यूबुल्स का एक जाल होता है जिसे ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है और इसी के द्वारा क्या करता है? कॉकरोच सांस वगैरह लेता है। तो याद रख लीजिएगा तिलचट्टा जो है, तिलचट्टे के खून का कलर, ब्लड का कलर व्हाइट होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब कह रहा है कि जब चींटियां काटती हैं, यानी कि व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट, क्या बाइट, जब चींटियां काटती हैं तो वो क्या अंतःक्षेपित कर देती हैं? तो याद रखिएगा जब चींटियां काटती हैं तो हमें थोड़ा-सा लहर, जलन होता है और वो किस कारण से? तो याद रखिएगा वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है और इसी कारण से हमें लहर की अनुभूति, हमें जलन की अनुभूति होती है। तो चींटियां जब काटती है तो वो क्या करती है? फॉर्मिक एसिड अंतःक्षेपित कर देती है। दोस्तों बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के सामने जो है सामने आकर के बिल्कुल पैनल पर पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोगों का इंतजार बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर हम आप लोगों के सामने पूरे डिटेल में सारे कुछ लेकर के आने वाले हैं। क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चलेंगी, चाहे वो साइंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी का हो, चाहे मेंस का हो या फिर अन्य क्लासेस जिसमें कि ज्योग्राफी के अभी एमसीक्यूज चल रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री का चलेगा,
मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराऊँगा, चाहे वो बिहार का हो, नेशनल, इंटरनेशनल हो, हर कुछ यहाँ पर कंप्लीट रेगुलर तरीके से कराया जाएगा। तो आप लोग एक बार बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएँ कि इस बार कमर कस के रखना है और अपना एक सीट पक्का करना है। चलिए, कहा जा रहा है कि जब चींटियाँ काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं, क्या? फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसके अलावे आप लोगों से पूछा जाता होगा कि बताइए जो दही है या फिर लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड दही में क्या पाया जाता? दही, कर्ड वगैरह में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। पूछा जाता है ये सब सवाल। उसके अलावे पूछा जाता है कि बताइए ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? जिस प्रकार से हमने देखा कि जब चींटियाँ काटती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड अंतःक्षेपित करती हैं, उसी प्रकार से लैक्टिक एसिड में दही में लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड वगैरह में ऑक्जेलिक एसिड जो है ये किसमें? टमाटर ये सब में ऑक्जेलिक एसिड होता है, पालक इन सब में। उसके अलावे सिट्रिक एसिड आपने सुना होगा, तो सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल, नींबू, संतरा, इन सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ एक आपने सुना होगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड एप्पल वगैरह में यानी कि सेब ये सब में पाया जाता है। और उसके अलावे टार्टरिक एसिड आपने सुना होगा, तो इन सब ये सब सवाल बहुत पसंदीदा है और पूछ लिया जाता है। तो टार्टरिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा इमली, अंगूर इन सब में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। और एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है वो किसमें पाया जाता है? तो विनेगर, सिरका ये सब में एसिटिक एसिड। तो एक प्रश्न और इससे हमने इतने सवाल को सॉल्व कर लिया। आगे देखिए, निम्न में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? Which of the following animals store water in their intestine? ठीक है, अपने हाथ में। तो मोलांग, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टिकस या फिर ऑप्शन ई। तो देखिए, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि ऊंट का जो ये कूबड़ होता है, ठीक है, ऊँट का जो ये कूबड़ होता है, इसमें क्या होता है? पानी ये भर कर रखता है। आप लोगों ने सुना होगा और वो लोग बोलते भी थे कि ऊँट के कूबड़ में ये पानी भर के रखता है, लेकिन नहीं। ऊँट का जो ये कूबड़ होता है, इसमें वसा स्टोर करता है ये, ठीक है? फैट। और ऊँट जो है अपने आँत में यानी कि इंटेस्टाइन में जल का संग्रह कर लेते हैं और जब इसे ज़रूरत होती है तो वहाँ से ये लेते हैं। तो याद रखिएगा, ऊँट यानी कि कैमल ये अपने जल का संग्रह कहाँ करते हैं? तो आँत में कर लेते हैं। अगला देखिए, सांपों के जो विषैले दंत होते हैं, जो सांप जब बाइट करता है, स्नेक बाइट करता है, तो कौन से दांत से वो विष को इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर? तो देखिए, सांपों के विषैले दंत होते हैं जो कि एक रूपांतरित रूप है किसका? किस टाइप के दांत का रूपांतरित रूप है? आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो हमारे दाँत है, टीथ है, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? मैक्सिला टीथ, ठीक है? मैक्सिलरी टीथ ऊपर वाला, मैक्सिला मैक्सिला कहा जाता है जिसे कि मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। और नीचे वाले जो जबड़ा है, उसको क्या कहा जाता है? मैंडिबल कहा जाता है। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला कहा जाता है और नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहता है। अब नीचे वाले जबड़े में जो दाँत होंगे, उसे क्या कहा जाएगा? मैंडिबल टीथ। और ऊपर वाले जबड़े में जो दाँत होंगे, उसे क्या कहा जाएगा? मैक्सिलरी टीथ। तो साँप का याद रखिएगा, ये जो स्नेक है, ये जो स्नेक है, तो स्नेक का ये जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जिसे कि मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। अब स्नेक का यहाँ पर इस जगह पे क्या होता है? एक वेनेमस ग्लैंड होता है, विष ग्रंथि। अब जैसे ही स्नेक बाइट करता है, तो यहाँ से प्रेशर पड़ता है और विष ग्रंथि से विष होते हुए ये मैंडिबल मैक्सिलरी टीथ यानी कि जंभिका दंत में पहुंच जाता है और उसके बाद ये विष को क्या करता है? इंजेक्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, सांप का विषैला दंत किसका रूपांतरित रूप है? तो ये जंभिका दंत यानी कि मैक्सिलरी टीथ का है, ठीक है? हम पूरे डिटेल में जब मैं आपके सामने पैनल पर आऊँगा, तो पूरे डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे, पूरे थ्योरी पार्ट भी कवर होगा, साथ ही साथ पीटी, मेंस इन सब के क्लासेस भी पूरा फाउंडेशन कोर्स एक-एक करके डिटेल में चीज़ों को एक-एक करके ध्यान से, बहुत इत्मीनान से यहाँ पर कवर करेंगे। आपको किसी भी प्रकार के अभी अगर कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए, तो मोबीसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इंस्टीट्यूट कोड लगाना है बीपीएससी 7777। जब आप बिहार सिविल एकेडमी में चले जाएँगे और वहाँ पर कोर्सेज़ की आपको जानकारी मिल जाएँगी और कुछ ही दिनों में हम आपके सामने पैनल पर आकर के आपको क्लास देना शुरू करेंगे। चलिए, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? अब कहा जा रहा है, देखिए, आपने आपने पढ़ा होगा क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है। अब उस चैप्टर में ये है कि पौधे के खाने वाले भाग, ठीक है? पौधे ये भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? तो पौधे के हर एक पार्ट से हमें भोजन प्राप्त होता है, चाहे जड़ की बात करें, चाहे शूट की बात करें, चाहे रूट की बात करें, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, फल हो। पौधे हमें अपने हर भाग से भोजन देते हैं। तो अब कह रहा है कि ये जो हल्दी है, पौधे का कौन-सा भाग है?
जिसको कि हम खाने के रूप में अपने भोजन में इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो हल्दी है, ये जो टर्मरिक है, ये पौधे का तना वाला पार्ट है। ये जो हल्दी है, ये जो टर्मरिक है, ये पौधे का तना वाला पार्ट है, जिसे कि हम राइज़ोम के नाम से जानते हैं। राइज़ोम यानी कि प्रकंद, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना का उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे तना वाले पार्ट से हल्दी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, तना वाले पार्ट से हल्दी प्राप्त होती है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, जो राइज़ोम के नाम से या प्रकंद जिसे कहा जाता है। ठीक है? अब ये टर्मरिक का अगर कभी साइंटिफिक नेम आपसे कोई पूछे, तो आप कहेंगे कुरकुमा लौंगा। आप कुरकुमा भी अगर याद रखते हैं, तो काम बन जाएगा। ठीक है? अगले सवाल पर चलते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह कौन-सा है? द टाइप ऑफ फ्रूट्स इन व्हिच लीची कैन बी केप्ट। तो देखिए, आपने आम देखा होगा, ठीक है? तो आम का जो ऊपर क्या होता है, आम के ऊपर छिलका होता है, इस तरह से आपको फिगर पे नहीं जाना है, आम का ये छिलका है। उसके बाद जो लीची आम है, ये बेर है, तो ऊपर से छिलका होता है, उसके बाद गुदा होता है और नीचे जाकर के एक कठोर गुठली होता है। तो इस टाइप का जो शेप वाला जो भी फल होता है, उसे हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं, ठीक है? याद रख लीजिएगा ड्रूप फ्रूट। तो लीची हो जाए, चाहे बेर हो जाए, चाहे आम हो जाए, तो ये किस टाइप के फ्रूट का उदाहरण है? तो ड्रूप फ्रूट का उदाहरण है, याद रख लीजिएगा, ड्रूप फ्रूट का उदाहरण है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? यानी कि ऐसा कौन-सा नीचे दिया गया ऑप्शन है जो कि हम जड़ को खाते हैं, यानी कि जड़ रूपांतरित होकर के हमें भोजन के रूप में देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्पलैंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज मॉडिफाइड रूट, यानी कि रूट का जो है ये रूपांतरित है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और रूट हम जड़ को ही खा रहे हैं। तो देखिए, ये जो आलू है, ये आलू जो है, यह जड़ नहीं, भले ये जमीन के अंदर होता है, लेकिन अंडरग्राउंड तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ट्यूब्स वगैरह हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। जब थ्योरी क्लास हम कराएंगे, तो पूरे डिटेल में एक एक चीज को फिगर के साथ जब पैनल पर आएंगे, तो आपको कराएंगे। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि आलू जड़ नहीं बल्कि तना है। वहीं पर जिमीकंद, जो कि ओल है, जिसे हम ओल, कभी कभी गांव में ओल आपने सुना होगा, ओल बोलते हैं, सूरन बोलते हैं, एलिफेंट फूट बोलते हैं, या फिर याम बोलते हैं। तो ये जो जिमीकंद है, ये सब जड़ का उदाहरण नहीं है। शकरकंद जो है, ये जड़ का एक रूपांतरित जड़ का उदाहरण है, जो कि जड़ फूल जाता है और उसके बाद हम शकरकंद को खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो स्वीट पोटैटो है, ये जड़ का रूपांतरित जड़ है, याद रखिएगा। अब कहा जा रहा है तना काट, जो स्टेम कटिंग है, आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? केला हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, कपास, या फिर ऑप्शन ई। तो आप देखिए, सबसे पहले तो तना क्या होता है? एक तना, जैसे कि जिसमें कि गन्ना, जिसमें ये आपका नोड होता है, और उसके बाद इंटरनोड, इस टाइप से। ये गन्ना है। अब ये गन्ना का जब हम करते क्या है कि ये नोड पर से, यहाँ से नोड, ये आप इसे नोड बोलते हैं, और ये आपका इंटरनोड है। यहाँ से नोड के पास से जब गन्ना को काट लिया जाता है, नोड के पास से जब गन्ना को काट लिया जाता है और इसे कहीं आप जमीन में लगा देंगे, तो ये क्या होगा? एक गन्ना का रूप धारण कर लेता है, यानी कि ये यहाँ से ये अपना एक पूरा गन्ना बन जाता है। तो तना को काटा, ये नोड इंटरनोड है, तना है, स्टेम है, और इसे काट करके हम इसे क्या करते हैं, इसका ताकि 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, प्रोपेगेट हो। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, प्रवर्धन के लिए गन्ना का उपयोग करा जाता है, जिसमें तना के पास से काट लिया जाता है, जमीन में लगा दिया जाता है और वहां से वो गन्ना तैयार हो जाता है, एक नया गन्ना। तो ये हम कह सकते हैं कि गन्ना के लिए तना काट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लौंग यानी कि जो क्लोव है, लौंग, आखिर हमने कहा कि पौधे के हर एक पार्ट से हमें क्या मिलती है? भोजन के रूप में हम उसे उपयोग करते हैं, जड़ से लेकर तना तक, पत्तियों तक, फूल फल सब कुछ, ठीक है? उसके तो कहा जा रहा है लौंग जो है, ये क्या है? लौंग, तो आपको बता दें कि ये जो क्लोव है, यह एक पुष्प कलिका है, फूल का कली कोढ़ी, आपने बचपन में कहा होगा कि ये फूल का कली है, पुष्प कलिका है। तो ये जो लौंग है, यह एक पुष्प कलिका होता है, जो कि बंद कलियों के अंदर होता है। तो याद रखिएगा, लौंग एक पुष्प कलिका है, बंद कलियां हैं, क्लोज्ड बड्स हैं, याद रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, या फिर ऑप्शन ई। अब सच्चा फल या झूठा फल क्या होता है? ट्रू फ्रूट या फिर फॉल्स फ्रूट क्या होता है? देखिए,
अब ये भी होने लगा क्या सच्चा फल और झूठा फल। अब आपको बता दें कि फल चाहे जो भी हो, लेकिन वो कहाँ से फल बनता कहाँ से? तो फूल से। चाहे जो भी फल हो, वो बनता कहाँ से? फूल से। अब फूल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अंडाशय, इसका जो ओवरी होता है, उसके अलावे पेटल, सेपल, कैलिक्स, स्टिग्मा, ये सब हम पूरे डिटेल में जब फ्लावरिंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ेंगे बॉटनी में, तो वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि फ्लावर का जो पेटल होता है, यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं, सेपल, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, स्टिग्मा, पुंकेसर, स्त्री केसर और उसके बाद वर्तिकाग्र, ये सब जो भी स्टामेन, तो वो जो पार्ट है एक फूल के अंदर, वहां पर अगर कोई फल केवल अंडाशय का उपयोग करके, यानी कि उसके ओवरी का उपयोग करके फल बनता है, तो वो आपका क्या होता है? सच्चा फल कहलाता है। याद रखिएगा, वो क्या होता है? सच्चा फल कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। और उसके अलावे अगर फूल के अंडाशय के अलावे फल का हर एक पार्ट, ठीक है, फूल का हर एक पार्ट से अगर क्या होता है कि फल बनता है, जैसे कि उसके पेटल का यूज करके, सेपल का यूज करके, कैलिक्स, स्टिग्मा, हर एक पार्ट का, फूल के हर एक पार्ट का उपयोग करके अगर कोई फल बनता है, तो वो सच्चा फल नहीं बल्कि झूठा फल है। और सेब इसका उदाहरण है। सेब के फूल के हर एक पार्ट से, पेटल, सेपल, कैलिक्स, स्टिग्मा, हर एक पार्ट से सेब का निर्माण होता है, इसीलिए ये सच्चा फल नहीं है, यह झूठा फल है। अगर अंडाशय से जिस फल का निर्माण होता है, ओवरी से, उसे हम सच्चा फल कहते हैं। तो ये सच्चा फल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फूल के हर एक पार्ट का ये क्या करता है? उपयोग कर लेता है। पादप कली, और जो फूल का जो कली होता है, आप जानते हैं जब बचपन में कोई होता है तो कहता है कि तुम कली हो, अभी छोटे हो, बच्चे हो। तो जो जब जो जो भी टहनी, जो टहनी एक तरह से कह सकते हैं कि जो पादप की कलियां हैं, जो प्लांट बड है, वो क्या है? एक एम्ब्रॉयनिक, यानी कि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड स्टेम है, अनडेवलप्ड टहनी है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम है। तो आप कहेंगे कि पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। याद रखिएगा, पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। उसके अलावे कॉर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क जो है निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो आपको बता दें कि कॉर्क जो है ये हमें ओक ट्री, यानी कि ओक वृक्ष से प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि ओक ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्वैक्स। अब साइंटिफिक नेम क्वैक सुबर है। तो यहां पर आप देखिए कि कॉर्क निम्न में किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो यहाँ ऑप्शन सी है, जो कि क्वैक्स लिखा हुआ है। और क्वैक्स जो है ये ओक ट्री का साइंटिफिक नेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्क क्वैक्स सुबर से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। ऐसा क्या होता है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने लगते हैं? जी, आखिर प्याज क्या निष्कासित करता है? प्याज क्या बाहर करता है जो कि आंसू आने लगते हैं? देखिए, अगर आप प्याज को काटते हैं, प्याज को जैसे ही काटा जाता है, तो ये क्या करता है, चूँकि प्याज में तो सल्फर होता है बहुत अच्छा ज़्यादा अमाउंट में, तो प्याज को जब काटा जाएगा तो इसके अंदर का जो सल्फोक्साइड है, याद रखिएगा, इसके अंदर का जो सल्फोक्साइड है, जब प्याज को काटा जाता है, तो प्याज जैसे ही काटेंगे तो वहाँ से प्याज क्या करता है, एक सिंथेज नाम का, याद रखिएगा, एक सिंथेज एंजाइम रिलीज़ करता है। प्याज को जैसे ही काटेंगे तो एक सिंथेज एंजाइम ये रिलीज़ करता है। उसके बाद ये सिंथेज एंजाइम इस सल्फोक्साइड को, जो कि प्याज में उपस्थित होता है, इस सल्फोक्साइड को क्या करता है, सल्फेनिक, याद रखिएगा, सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या आपने समझा? जब प्याज को कट किया जाता है, काटा जाता है, तो प्याज सिंथेज नाम के एंजाइम को रिलीज करता है और प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड को बदल देता है किसमें? सल्फेनिक एसिड में। और इसी सल्फेनिक एसिड के कारण हमारे आंखों को जलन महसूस होती है और वो आंसू निकलने लगते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सल्फेनिक एसिड, ठीक है, सल्फेनिक एसिड। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? जो जैसे ही हम मिर्च खाते हैं तो जब हमें लगता है कि पूरा लहर जलन होने लगता है जीभ में, तो मिर्च जब हम खाते हैं तो उसके बाद मिर्च से एक कैप्सेसिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। अब ये जो कैप्सेसिन है, ये क्या करता है, जीभ के स्किन पर ये एक जलन पैदा करता है और यही कैप्सेसिन के कारण हमें जलन लहर पैदा होता है। तो याद रखिएगा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेसिन है। वहीं पर यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो लाइकोपिन है, तो टमाटर का, याद रखिएगा, टमाटर का लाल रंग किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। वहीं पर गाजर का,
जो गाजरी कलर होता है वो किस एंजाइम के कारण? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का गाजरी कलर होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? आपको क्या करना है, मूवीसाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहीं पर पीडीएफ वगैरह भी धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा जिसमें कि आप एक बार में इसे देख लेंगे कि लाइकोपिन किसमें होता है, कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, कैरोटीन के कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण क्या होता है, तो ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये सब एक पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म, अब रेशम के कीड़े से हमें रेशम की प्राप्ति होती है जिसे कि कमर्शियल फाइबर कहते हैं। और रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म जो है अपने जीवन चक्र में, चूंकि रेशम का कीड़ा जब जन्म लेता है तो ये एग के रूप में होता है, एग यानी कि अंडक। अब एग से जब ये डेवलप होता है तो ये लार्वा इसका जीवन चक्र का दूसरा चक्र जो है, दूसरा स्टेज जो है वो लार्वा है। लार्वा के बाद ये प्यूपा स्टेज में जाता है और प्यूपा के बाद ये क्या होता है, पूरी तरह से डेवलप्ड स्टेज में चला जाता है, एडल्ट स्टेज में चला जाता है जिसे इमागो कहा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जब रेशम के कीड़े को, सिल्क वर्म को पाला जाता है तो अपने जीवन चक्र के किस चक्र में जो है ये रेशम कीट कमर्शियल फाइबर या फाइबर ऑफ कॉमर्स हमें देता है। तो ये आपको ऑप्शन आप क्या कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दूंगा, आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए रेशम कीट या रेशम कीट से प्राप्त होने वाला जो रेशम का धागा है उसे तंतु कहते हैं। तंतु क्या होता है? लंबी पतली लचीली संरचना होती है जो बाल या धागों से मिलते जुलते हैं। तंतु के दो प्राथमिक स्रोत आमतौर पर पंधे पौधे और जानवर हैं। जो तंतु हमें प्राप्त होता है, जो फाइबर हमें प्राप्त होता है, उसके लिए जो स्रोत है, सोर्सेज है, आप क्लास 6 का एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें दिया गया है फाइबर कहां से आता है। तो ये जो फाइबर है, ये जो तंतु है, ये प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और एनिमल बेस्ड भी होते हैं। अब ये जो रेशम का तंतु है, रेशम का फाइबर है, रेशम का धागा है, ये प्लांट बेस्ड तंतु है जिसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है, ठीक है? तो इन तंतुओं को प्राकृतिक तंतु के रूप में जाना जाता है और ये जैसे कपास हो गया, रुई हो गया, ऊन हो गया, रेशम, ये सब सब प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है। तो प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और एनिमल बेस्ड भी, जिसमें कि रेशम जो है ये कैसा है? एनिमल बेस्ड फाइबर है। एनिमल से, चूंकि ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम कीट रेशम के तंतु बनाते हैं और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन जो किया जाता है, सिल्क वर्म का जो रियरिंग किया जाता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये पूरा हमने डिटेल में किया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप बताएंगे कि किस चक्र में जो है हमें रेशम कीट प्राप्त होता है। देखिए अंडा यानी कि एक मादा रेशम का कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अब अंडों से लार्वा निकलने के लिए अंडों को उपयुक्त तापमान पर, अंडों से लार्वा को निकालने के लिए अंडों को उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद वो प्यूपा स्टेज में जाता है और उसी प्यूपा स्टेज में वो अपने आप को पकड़ बनाने के लिए चारों तरफ एक जाल बुनता है जिसे कि कोकून कहा जाता है। और इसी कोकून, ये जो सुरक्षात्मक परत है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो कैटरपिलर प्यूपा के चारों ओर बनाते हैं और यही कोकून है। और बाद में यहीं से हमें क्या, यही जो है रेशम की धागा यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो आप बताइएगा निम्न में से कौन सी औषधीय फसल है? तो देखिए कोरोना के टाइम में तो आप जानते ही होंगे घृत कुमारी, गिलोय वगैरह, तो ये जो घृत कुमारी है ये एक औषधीय फसल है, याद रखिएगा। सहतूत का फल, देखिए सहतूत आपने देखा भी होगा, सहतूत हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया, ये सब सोरोसिस टाइप का फल है। सोरोसिस ये में आता है, तो याद रख लीजिएगा इसको यहाँ से। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहाँ पर? तो लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके द्वारा? तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के पौधे शुष्क जलवायु में बेहतर होते हैं? मतलब कि ड्राई सिचुएशन में, एरिड क्लाइमेट में, या फिर जो ड्राई क्लाइमेट है, शुष्क वातावरण है, उसमें उस वातावरण में अपने आप को ढालने वाले जो पौधे होते हैं उसको मरुदभिद या फिर जीरोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा क्या? मरुदभिद या फिर जीरोफाइट। अब डिटेल में इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि पौधे जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उगते हैं। पौधे उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क क्षेत्र, घास के मैदान में रह सकते हैं। अब जीरोफाइट के जो पौधे होते हैं शुष्क जलवायु में बेहतर विकसित होते हैं। जीरोफाइट प्लांट्स ग्रो बेटर इन एरिड क्लाइमेट्स। इन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए पौधे ने खुद को अनुकूलित कर लिया है, तो इसे जीरोफाइट कहते हैं। पौधे में, इन पौधे में, जीरोफाइट्स में मोटे मोटे क्यूटिकल्स होते हैं, गद्देदार, जो कि पानी की कमी को कम करने के लिए ये क्या होते हैं, गद्देदार ये क्यूटिकल्स हो जाते हैं। और पानी की कमी को कम करने के लिए पौधे के पत्तियों में कर्ल हो जाते हैं। पत्तियां छोटी होती है और इनमें बाल होते हैं। पौधे की जड़ें मिट्टी में गहराई तक विकसित होती हैं
और जिसका उदाहरण कैक्टस है, कैक्टाई है, याद रखिएगा। तो ये हेलियोफाइट्स हैं। हेलियोफाइट्स वे पौधे जो पूर्ण सूर्य के प्रकाश में पनप सकते हैं। इसे सन स्ट्रोक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने ऑप्शन में देखा है हेलियोफाइट्स, जीरोफाइट, मेसोफाइट, ये सब हाइड्रोफाइट। तो देखिए सन स्ट्रोक प्लांट कहते हैं हेलियोफाइट को, और इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं और इसकी सतह पर मोमी परत, मोम जैसा वैक्सी कोटिंग दिखेगा आपको, जिसमें कि गुलाब, सूरजमुखी, ये सब हेलियोफाइट्स के उदाहरण हैं। उसके बाद याद रखिएगा हाइड्रोफाइट, तो नाम से पता चल रहा है ऐसे पौधे जो पानी में रह सकते हैं, ठीक है? वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। उसके अलावे क्या है, साइकोफाइट्स। तो साइकोफाइट ये पौधे छाया में रहते हैं, जैसे कि फोटोफोबस पौधे के नाम से जाना जाता है। अब छाया में रहता है इसका मतलब कि इसको प्रकाश से डर लगता है। फोटोफोबिया, फोटो का मतलब प्रकाश और फोबस का मतलब डर। तो प्रकाश से बच के ये पौधे छाया में रहते हैं, कम धूप वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसके पौधे बड़े होते हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल होता है। फर्न और मॉस इन टाइप के साइकोफाइट्स के उदाहरण हैं। तो ये हमने आज के सवाल देखे हैं। धीरे-धीरे करके जो 3 से 4 दिन के अंदर जैसे ही हमारा सारा कुछ सेटअप हो जाता है, तो आपके सामने हम पैनल पर सामने आकर के पूरे डिटेल में थ्योरी हो, एमसीक्यू हो या फिर पीटी का हो या मेंस का हो, हर एक चीज़, करंट अफेयर्स हो, हर एक चीज़ आपको पूरे डिटेल में अब रेगुलर तरीके से मिलने वाला है। तो आप लोग ज़रूर से, अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ के वीडियोज़ को जो भी अब रेगुलर तरीके से आ रहे हैं, उसको शेयर कीजिएगा। लाइव का क्लासेस का टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्द, और एक फ्लो में जो है क्लासेस शुरू हो जाएँगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।